नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। शहर की सरकार यानी कि निकाय चुनाव को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर के तारीखों के ऐलान के साथ ही सरगर्मियां बहुत तेजी से शुरू हो गई थी और इसी के साथ साथ 4 और 11 मई को जब मतदान होगा और 13 मई को आएंगे नतीजे। लेकिन इससे पहले हर राजनीतिक दल, चाहे वो अभी पिछले 1 साल में नई पार्टी बनी हो, उसने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और इसी के चलते मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। आज कुछ प्रत्याशियों ने नामांकन किया, अब लगातार सूची जारी हो गई है क्योंकि पहले चरण को लेकर के 4 मई को जब मतदान होगा उसको लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं और सभी राजनीतिक दलों को, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन बड़ी बात है कि बीजेपी और सपा के बीच जिस तरीके से खास रणनीति पर काम हो रहा है, मंथन हो रहा है और लगातार मुकाबला भी दोनों के बीच बेहद दिलचस्प है। भले ही ये चुनाव कोई विधानसभा या लोकसभा का नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उससे कम भी नहीं है क्योंकि 2024 के चुनाव के पहले ये चुनाव है जिसमें राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को भी परखेंगे। तो उन राजनीतिक दलों के लिए भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों को लेकर के एक साफ तौर पर एक परखने का एक मौका है, या यूं कहें कि उनके लिए भी एक लिटमस टेस्ट है। तो राजनीतिक दलों की क्या तैयारियां हैं, लेकिन ये तो राजनीतिक दलों की बात हो गई। लेकिन आम जनता के मुद्दों को लेकर बात करें कि आम जनता को मुद्दों को लेकर के क्या कुछ खास इसमें मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि किस तरीके से बदलाव आएगा, कौन सी पार्टी की क्या कुछ रणनीति है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। तो जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का मैं परिचय करा देता हूं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ ओपी सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और ओपी सिंह जी से हम बात करेंगे और स्वागत करेंगे। सबसे पहले ओपी सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी जी भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ रजनीकांत मिश्रा जी हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। रजनीकांत जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। नावेद शिको वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। नावेद जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। ओपी सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, आज सुषमा करकवाल ने देखिए प्रत्याशी को लेकर के, मेरबत को लेकर के अपना नामांकन दाखिल किया। पूरे जोर शोर से, पूरा उत्साहित है काफी। जिस तरीके से प्रत्याशियों के चयन को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि जो काम करेगा उसी को मौका मिलेगा, और वही तस्वीर नजर भी आ रही है। बिल्कुल सही कहा आलोक जी। आप अगर मेयर के, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के अब तक जितने टिकटों की घोषणा हुई है उसमें 100 तो नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी कार्यकर्ताओं को ही मैदान में उतारा गया है। कोई नामचीन पारिवारिक चेहरा नहीं उतारा गया है। जो कभी थे उनको भी इस बार मौका नहीं मिला। मेरा इशारा आप प्रयागराज से समझ रहे होंगे और भी इशारों से, महानगरों से समझ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं की बदौलत, अपने काम की बदौलत लगातार 2014 से पूरे देश और प्रदेश में झंडा विजय का फहरा रही है। तो इस बार कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से तवज्जो दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से ही इस नगर निकाय के चुनाव को जीतने की अपनी रणनीति बहुत पहले तैयार करती, और भारतीय जनता पार्टी के कभी 2012 में 2 सीटें हम नहीं पाए, निर्दल पा गए। फिर 2017 में 16 सीटों में फिर 2 सीटें हमें नहीं मिली तो बसपा के खाते में चले गए। इस बार लक्ष्य है कि 17 की 17 जो नगर निगम के चुनाव है वो 17 की 17 हम सीटें जीतेंगे। दावे तो वो भी करेंगे जिनकी 12 से 17 सरकारें थी, दावे वो भी करेंगे जिन्होंने जो ये कहते हैं कि मेरी 4 बार सरकारें रही और हमने विकास का काम किया। बिल्कुल सही कहते हैं, विकास किया होगा, लेकिन जब आप इस नगर निकाय के चुनाव में जब तक की अदालत में जाएंगे तो विकास की कसौटी पर तौले जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी उसी कसौटी को लेकर के इस प्रदेश के लिए जो चुनौतियां थी जी। अच्छा, तो लगे तो ओपी सिंह जी इस सवाल का भी और जवाब दे दीजिए कि आपने कहा कि दावे वो भी करेंगे जिनकी 2 सीटें थी, जिनकी 4 सीटें थी, तो उनके दावे और उनके दावे और आपके दावे में क्या अंतर है? आपने इस बार दावेदारी में कुछ जो चेंजेस किए हैं, इसलिए ज्यादा हौसले बुलंद है क्या? जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जब हम मैदान में जाते हैं तो कुछ पार्टियां ऐसी, अभी डिबेट आप देखेंगे, वो अपनी कोई तैयारी नहीं बताएंगे।
वो अपना कोई काम नहीं बताएंगे। वो बताएंगे भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, खैर ठीक है, कहना भी चाहिए। आखिर 13 मई मतगणना तक तो उनको भी कुछ न कुछ चैनल पर कहना ही है। मैं ये कहता हूँ कि आज नगरों और महानगरों की हालत जाकर के देखिए। आज उत्तर प्रदेश के कई ऐसे महानगर हैं जो भारतवर्ष के मानचित्र पर दिखाई पड़ रहे हैं, और एक स्मार्ट सिटी की बात आती है, ये हंसते हैं, कहते स्मार्ट सिटी का भैया, देश के 10 प्रथम स्मार्ट सिटी के रैंकिंग में आपका वाराणसी और आगरा भी है, और 7 महानगरों में हमारा स्मार्ट सिटी का काम चल रहा, जहां मूलभूत सुविधाओं के लेकिन जिन स्मार्ट सिटी में 10 शहर हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद जैसे, वहां पे 2023 तक ही बस खाली सब्सिडी भी मिलनी है केंद्र की तरफ से। ये भी मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, उसके बाद देखेंगे स्मार्ट सिटी कितनी और स्मार्ट सिटी होती है। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, मैं रजनीकांत मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। आप लोग किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं? फिलहाल आप लोगों की क्या तैयारियां देश की जनता जानना चाहती है। देखिए, हम समाजवादी गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और आज हमने अभी कुछ सभासद लखनऊ में भी पर्चे भरे हैं हमारे, और सारे जिलों में पर्चे भराए गए हैं जो प्रथम चरण की तैयारी थी। और 42 नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में भी मेरे कैंडिडेट समाजवादी गठबंधन में घोषित हो गए हैं। अभी और उम्मीदें हैं सेकंड चरण के चुनाव में, और मेरे पास कितने वो होंगी। और हम लोग अपने उस जो मूलभूत मेरे जो मुद्दे हैं, जो आप लोगों के सामने प्रखर हैं, जो समस्याएं हैं, हम उन्हीं को लेके चुनाव मैदान में जा रहे हैं जी। और ये रजनीकांत जी, आपको क्या लगता है किस तरीके से आपकी पार्टी हमेशा किसानों के मुद्दों को लेकर के उठाती रही है? आप किन किन मुद्दों को लेकर के, आपके कौन से ऐसे मुद्दे लगते हैं जो प्राथमिकता के तौर पर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, शहर के मुद्दे अलग हैं, और जो गांव के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, वो अलग हैं। जो नगर पंचायत और जो नगर पालिकाओं में जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं, वहां हमारे पास मुद्दे दूसरे हैं। जो नगर निगम के, जैसे अभी ओपी सिंह जी ने कहा कि शहरों की समस्याएं, शहरों का काम सब बोलेगा, तो देखिए शहरों में अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। जैसे सबसे बड़ा अभी बरसात, अगर 15 जून से माना जाता है इधर बरसात, आप देख लेंगे कि कितने जल जमा हो जाते हैं। लखनऊ जैसे शहर में चलना मुश्किल हो जाता है, और तमाम गलियां, तमाम जगह पे मतलब नाले के पानी सड़क पर बहते हैं जी। इसके कुछ उपाय हैं जिसको हमने कभी आपके वहाँ डिबेट पे, एक बार इसी पे जल जमाव में डिबेट हुआ था जी। मैंने रखा भी था कि ये मुद्दे ऐसे हैं कि एक सिंचाई विभाग और नगर निगम के मिले हुए मुद्दे हैं, और शासन तब से चल रहा है। मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि ये जो वहाँ पंप हाउस लगे हुए हैं उनको एक विभाग को दे दिया जाए, नगर निगम को दे दिया जाए या सिंचाई विभाग को दे दिया जाए, तो जल जमाव की समस्या खत्म होगी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आज 5 साल पहले की बात है ये। तो इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो मुद्दे हैं, हम उसको करेंगे, और उसी में से हम लोग समाजवादी गठबंधन में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे आज कुछ प्रत्याशियों ने पर्चे भरे भी हैं तमाम शहरों में, जहाँ जहाँ आज अंतिम दिन था 17 तारीख, और इसलिए लेके हम जा रहे हैं। तो जल जमाव जैसे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आरएलडी अब शहर की सरकार बनाने के लिए अपनी बात रखेगी। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए जिनसे हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, वो किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे साथ चंचल कुमार जी भी जुड़ गए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंचल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। लगातार देखिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां बताई किन किन मुद्दों को लेकर के, और जो क्या खास समस्याएं और क्या उसका विकास को लेकर के विजन है। जरा आपकी पार्टी को लेकर के क्या तैयारियां और क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ नीति है निकाय चुनाव को लेकर के? देखिए, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं भय, भूख, भ्रष्टाचार। आज पूरे उत्तर प्रदेश में भय का माहौल है। दूसरा, भूख, जो आज इतनी महंगाई चरम पर है। आप सोचिए, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे हमारे दैनिक चीज़ें हों, चाहे हम रोज़मर्रा की चीज़ें हों, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का तकरीबन लखनऊ के अंदर अगर देखें, अब पूरे प्रदेश में अधिकतर सीटों पर इनका कब्जा है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल नहीं, ट्रिपल इंजन। इनको बड़ा अच्छा लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, डबल इंजन हमारा, डबल इंजन। अब तो ट्रिपल इंजन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसी लखनऊ के अंदर न तो इन लोगों ने कोई एक पैसे का डेवलपमेंट करते हैं, केवल भ्रष्टाचार का एकदम पराकाष्ठा है। आप कोई ऐसा रोड चले जाओ जिस रोड पे गड्ढे ना हो, आप स्कूलों के हालात बस से बदतर हालात जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां सामान्य आदमी के बच्चे, गरीब आदमी के बच्चे पढ़ने जाते हैं, शिक्षा सही से नहीं हो पा रही है।
आज अस्पतालों की हालत आप देख लीजिए, जो अस्पताल जो है आदरणीय नेताजी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाया था लोहिया इंस्टीट्यूट से लेकर के, चाहे वो आपका डायल 100 के बगल में 200 बेड का अस्पताल रहा हो, चाहे सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट रहा हो, मेडिकल क्षेत्र में बड़े बड़े काम किए समाजवादी सरकार ने, लेकिन उन सब 50 बेड भी बढ़ा नहीं पाई है। और आज के समय में लखनऊ में ऐसा कोई दिन नहीं है जहां सैकड़ों लोगों को बेड ना मिलने की वजह से दुश्वारियां झेलनी पड़ती है। सैकड़ों लोगों को बेड ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई चिंता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जो छापामार मंत्री हैं, डिप्टी सीएम साहब, वो घूमते रहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना जाने वो क्या करने जाते हैं अस्पताल में, समझ नहीं आता है। तो बस से बदतर हालात हैं। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी, अभी एक दिन बारिश हो जाती है इसी लखनऊ के अंदर, जो स्मार्ट शहर बनाया था हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। मैं तो पूछता हूं, मुझे हंसी आती है कि जो स्मार्ट शहर हमारा लखनऊ का है, केवल ये बोर्ड लगाते हैं। जितने नगर निगम है, स्मार्ट शहर लखनऊ, स्मार्ट शहर वाराणसी, स्मार्ट शहर फला फला फला, केवल भ्रष्टाचार है कि नहीं है? आप नमामि गंगे में, आप प्रयागराज, चाहे वो क्या नाम आप देख लीजिए वाराणसी के अंदर, इन्होंने क्यों भ्रष्टाचार किया है? कुछ भी। इन्हीं के मंत्री ने स्पष्ट कहा कि नमामि गंगे में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन उनकी बोलती बंद कर दी जाती है। इनके यहाँ जो भी बात कहने की हिम्मत करता है उसको चुप करा दिया जाता है। चलिए ठीक है, आज एक चर्चा 30 सेकंड दीजिए। आज पूरे देश में एक चर्चा है, पूर्व राज्यपाल मलिक साहब ने अभी देखा होगा, एक इंटरव्यू दिया है, जिस तरीके से पूरे देश में चर्चा हो रही है कि हमारे जो जवान शहीद हुए पुलवामा में, ये भारतीय जनता पार्टी की खामियां थी, सरकारी खामियां थी, उनको चुप कर दिया गया। ये चुप कराने में माहिर है। जब हम आम जनता के लेकर के मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, तभी हम शायद एक स्वस्थ डिबेट की जब परिकल्पना कर पाएंगे। मैं नावेद जी के पास आ रहा हूं। नावेद जी, भय भूख भ्रष्टाचार की बात की मुद्दा, जब हम शहर के चुनाव को लेकर के बात कर रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव को लेकर के बात कर रहे हैं, तो मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि रजनीकांत जी ने भी कहा, जल जमाव जैसी स्थिति है, हर घर नल जैसी योजनाएं हैं, एक स्वच्छ पानी पीने का मिले, बिजली के जो तार हैं उनसे झंझट मिले, सड़कें साफ मिले, चर्चा इस पर कहीं ना कहीं होनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, इस पे ही चर्चा होना चाहिए। हाँ, जनता का ये चुनाव है और आम समस्याओं का, शहरी समस्याओं का, सड़क पानी बिजली की समस्याओं का ये चुनाव है, लेकिन आमतौर से ऐसा होता नहीं है। और ख़ासतौर से दुर्भाग्य ये कि इस चुनाव में शायद लोकल मुद्दे कम उठे। कारण ये है कि लोकसभा चुनाव भी होना है, जल्दी ही होना है, 1 साल के अंदर होना है, इसलिए बड़ा कॉकटेल बना जा रहा है और राष्ट्रीय मुद्दे इसमें मिक्स हुए जा रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से मुखर हो रहे हैं। इसलिए लोकल, हालांकि लोकल मुद्दों का ही चुनाव है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो आपने डिबेट की शुरुआत की, कि लगातार हम लोग लोकल मुद्दों की बात करेंगे इस चुनाव में, लेकिन अभी ये जो समय चल रहा है, ये टिकट का चल रहा है, किसको टिकट दिया, किसने दिया। तो टिकट बंटवारा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और लगभग सारे दल जो हैं वो टिकट दे रहे हैं। मुख्य चीज़ तो ये कि अभी तक जो नज़र आ रहा है वही नज़र आ रहा है जो इससे पहले विधानसभा चुनाव में नज़र आया। भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन का एक कड़ा मुकाबला है। अभी तक तस्वीर इसलिए सामने नज़र आ रही है क्योंकि कांग्रेस और बसपा की बहुत अच्छी तैयारी अभी फिलहाल मैदान में नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ रालोद का एक मजबूत गठबंधन है जिसका पश्चिम में अच्छी पकड़ है, वो अपनी मजबूती से कैंडिडेट उतार रहे हैं। बीजेपी का तो क्या कहना, वो तो अपना तैयारी में माहिर है। ये विपक्षी लोग भी कहते हैं कि चुनावी तैयारी में तो वो नंबर 1 है, भले ही वो सरकार चलाने में पीछे हो, लेकिन चुनावी तैयारी में वो नंबर 1 है। इसलिए ये मुकाबला बड़ा रोचक है। लेकिन अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है और ये बात खैर तारीफ करनी होगी कि अभी लखनऊ में कैंडिडेट जो इन्होंने फाइनल मेयर के लिए, महापौर के लिए तैयार फाइनल किया भाजपा ने, वो एक जमीनी कार्यकर्ता को, तो ये एक अच्छी पहल है। जिस तरह से इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में पत्नियों की चर्चा हो रही थी कि बड़े नेताओं की पत्नियों को टिकट दिया जाएगा, कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों की बहुओं को टिकट दिया जाएगा। पार्टी बड़े दबाव में थी, बड़ी बड़ी हस्तियां दबाव में थी। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी का एक संदेश आया था कि परिवारवाद से दूर हमें रहना है, यही हमारा एजेंडा है। इसी तरह योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये कहा कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाए अपने परिवार में टिकट देने के लिए। उसके बाद एक अच्छा फैसला हुआ कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना किसी भी पार्टी की सफलता होती है। समाजवादी पार्टी ने भी अच्छे कैंडिडेट खड़े किए हैं और ये बड़ा रोचक मुकाबला है। जी बिल्कुल, एक रोचक मुकाबला है। लेकिन जब कैंडिडेट को लेकर के बात करें, जरा मैं ओपी सिंह से जरा एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। ओपी सिंह जी, कुछ जगह के उदाहरण को लेकर के अगर मैं बात करूं, चाहे वो प्रयागराज को या फिर राजधानी लखनऊ को लेकर के, मेयर के नाम को लेकर के कुछ आपने नए प्रयोग किए हैं, और तो सवाल ये है कि इस नए प्रयोग के क्या और ज्यादा बेहतर परिणाम, या कुछ पुराने कैंडिडेटों में कुछ कमी रही, या कुछ अन्य वजह सामने आई कि नए लोगों को ही मौका देना है? नहीं, हमारे यहाँ नया पुराना नहीं देखा। हमारे यहाँ 2 चीजें देखी जी जी। नंबर 1 कि जिसको हम मैदान में उतार रहे हैं, पार्टी में उसकी क्या भूमिका है।
क्या वो पार्टी का सच्चा वो कार्यकर्ता है, सच्चा नेता है, जमीनी नेता है, जनता के बीच का नेता है, जनता में जनसेवक की उसकी भूमिका है। दूसरी ये है कि अगर पुराने हैं और हमें लगता है कि कहीं न कहीं उनके अंदर खामियां हैं, अच्छा। या वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये निर्णय जो होता है वो नीचे के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से, हमारे यहाँ जो चयन की जो प्रक्रिया बड़ी लोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने लिख दिया ओबीसी को टिकट चंचल यादव, ऐसा नहीं है। हमारा जिले स्तर के पदाधिकारियों से लेकर के संगठन के महत्वपूर्ण लोगों की एक रिपोर्ट तैयार होती है विभिन्न दृष्टिकोण से, विभिन्न क्षेत्रों से, और उसके आधार पर हमारा नेतृत्व जो है निष्कर्ष निकालता है और टिकट देता है। जैसा कि नावद सिको जी ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने और मजबूत कैंडिडेटों को उतारा है, तो उतारा। हमारे यहाँ भाई भतीजावाद, अंतरिम मंत्री, सांसद, विधायक ऐसा नहीं है कि ये हैं तो इनके परिवार को किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी के बेटा, किसी के पोता को टिकट दिया, ऐसा नहीं दिया। खैर, ये देखिए आलोक जी, सबकी अपनी रणनीति है। मैं इसके बारे में दूसरे पार्टियों पर कमेंट नहीं करना चाहता। मैं कमेंट इस पर करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो रटी रटाई भाषा एक टेप रिकॉर्डर की तरह चैनल पर आते हैं, भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश का विकास, चंचल जी ने भी दोहराया। ठीक है भैया चंचल जी, जब आपकी 4 बार सरकार थी तो 12 में भी तो भय भूख भ्रष्टाचार रहा होगा विकास, 17 में भी भय भूख भ्रष्टाचार रहा होगा विकास, तो 12-17 आपकी सरकार थी, कहाँ गए भय भूख भ्रष्टाचार? तो खाता ही नहीं खुला। शर्म की बात है। आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली दूसरी पार्टी है, हमारा 36% वोट बढ़ गया, हमने ये कर दिया। भैया कर दिया तो फिर नगरीय जनता ने आपको क्यों इनकार कर दिया? क्या इसका जवाब है? ये बता सकते हैं कि 4 बार हमारी सरकार। चलिए अब सवाल पूछा है तो अब सीधे चंचल जी से जवाब ले लीजिए। अब सुनिए अब चंचल जी का क्या जवाब है जो व्यय भूख भ्रष्टाचार का लेकर के जो बात कह रही है 2012-2017 की तुलना की जा रही है। चंचल जी जरा मैं इस पर अब सुनिए। अब ओपी सिंह जी, अब आपने सवाल उठाया तो अब विपक्ष से जवाब ले लीजिए जल्दी से, ठीक है? अब मैं आगे मेहमानों से परिचय कराऊं, लेकिन चंचल जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए पहले जल्दी से। हाँ ठीक, अब सुनिए तो अब सुनिए। हाँ आलोक जी, जब इंसान अपनी आंख पर रंगीन चश्मा लगा लेता है सारा संसार रंगीन दिखाई देता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यही आदत है, ये अपनी सारी बातें जो है ये मन की बातें करते हैं, ये सुनने वाले लोग तो है नहीं, और इनको जीत का इतना घमंड है ये भूल जाते हैं कि भी चुनाव हारे कई बार। मैं कई बार बोल चुका हूं इनको। अरे क्या पूछा जा रहा चंचल? अरे मैं वही बोल रहा हूं, आपको जो जीत का घमंड है, आप हमें जनता ने क्यों बाहर कर दिया? अरे भाई हमें जनता ने बाहर किया इसलिए विपक्ष में है, आप सत्ता में हैं, लेकिन आप बताओ ना आपने क्या किया है? आप बताओ, मैंने आपसे पूछा क्या आपने लखनऊ, इसी लखनऊ के अंदर कोई नई रोड बनाई हो, आपने कोई नया डेवलपमेंट किया हो? हम लोगों ने तो मेडिकल के क्षेत्र में बड़े बड़े काम किए, हम लोगों ने चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कई यूनिवर्सिटियां बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ बोलने की मकसद। आप लोग तो केवल झूठ बोलते हो, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 1 बार बोलो 2 बार। चलिए कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कुछ जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए, और 4 मई को जनता का दिन होगा। अभी आप लोग अपनी अपनी पार्टी की योजनाएं गिना लीजिए, मुद्दे गिना लीजिए, 4 मई को छोड़ दीजिए, जब पोलिंग बूथ पर जब जाएंगे जनता, जब शहर के लोग जब वोट देंगे। ठीक है, मैं आऊंगा अभी कुछ और भी मेहमानों के पास। मैं संदीप जी के पास आऊंगा। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हैं। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपने अभी हमें ज्वाइन किया। देखिए हम तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहे थे कि किसकी निकाय चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है। आप लोग जो लिस्ट तो पहले सबकी नगर पंचायत को लेकर के जारी करी थी, मेयर में बड़ा पीछे नजर आ रहे हैं। देखिए एक बात आप समझिए, जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा, जो वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं कि हम नीचे से एक लिस्ट आती है, इस जो है एक प्रक्रिया है, भाई भतीजावाद नहीं, ये जो है अभी मैं पूछूंगा ना, अभी बोलने पार्टी के बारे में मैं पूछूंगा वो बताएं। ठीक, आप अपनी बात रखिए संदीप जी। जी, प्रयागराज में जो है अभिलाषा नंदी जी, नंदी की पत्नी अभिलाषा मिश्रा जी चुनाव लड़ रही हैं या कोई और लड़ रहा है? मतलब नंदी जी की पत्नी है या उसमें भी शंका है आपको? मतलब कंफर्म कर लीजिएगा ओपी जी। पहले अपना कंफर्म बताइए, मेयर को लेकर के प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और आप बीजेपी के प्रत्याशी पर सवाल उठा रहे हैं। उनके प्रवक्ता सक्षम है बताने के लिए अपनी पार्टी की योजनाएं और किस विजन को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ आलोक जी। देखिए कांग्रेस पार्टी जहाँ मजबूती से चुनाव लड़ सकती है वहां पर हम प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। हमने अभी जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव लड़े, हमारा जो है अनुभव कुछ सही नहीं रहा। हम उस अनुभव से सीखते हुए जहां पर जिस पर हम मजबूती से अपनी दावेदारी कर सकते हैं वहां पर हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए जीतेंगे भी। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे उठा रही है, जो जिन मुद्दों की बात कर रही है, ये इनका मुद्दा ये चीज ये हो सकता है कि आज देखिए जालौन में दिन दहाड़े छात्रा को गोली मार दी जाती है, इनका मुद्दा हो सकता है। इनका मुद्दा ये हो सकता है कि 6 साल इन्होंने यूनिवर्सिटी की घोषणा की, आज तक जो है वो यूनिवर्सिटी बनी नहीं। अटल बिहारी यूनिवर्सिटी बनना था लखनऊ में, इनका जो है एक ये मुद्दा हो सकता है कि लगातार प्राइमरी विद्यालय बंद हो रहे हैं, चाहे वो नगरीय हो चाहे ग्रामीण विद्यालय हो। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आपका ये कार्य रहा है। अच्छा। आप चिकित्सा की बात ना ही करें तो बेहतर है। आप जो है चिकित्सा की जब बात करते हैं तो लोगों को पता है, उनको समय याद आ जाता है जब कोरोना के समय में अपनी पार्टी का मतलब के लिए अभी सुनने दे रही अभी ज्वाइन किया, इसलिए इनकी बात जरा पूरी कर ले जरा। हाँ, अपनी बात पूरी करिए, पूरा मौका दे रहा हूँ संदीप जी। हाँ, ताकि गुबार ना रहे कि आलोक ने आज मुझे मौका नहीं दिया। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आलोक जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज मुद्दों की बात कर रही है, मुद्दे इनके पास नहीं है। इनके पास एक ही मुद्दा है जिसको इन्होंने बनाने का। अच्छा सुनिए संदीप जी, एक बात बताइए, बीजेपी के पास ना मुद्दे हैं ना प्रत्याशी हैं, लेकिन आप लोगों ने जो प्रत्याशी जिस प्रयागराज को लेकर के बात करी, पर्टिकुलर मैं वही की बात कर रहा हूं, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा हूं। प्रभाशंकर मिश्रा को किस तरीके से आप लोगों ने प्रत्याशी बनाया, कौन थे जानते हैं? बीजेपी के किस तरीके से कट्टर नेता एक समय के समर्थक माने जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस की हालत ये हो गई कि जिसको कहीं से टिकट ना मिले, उनकी बीजेपी से नाराजगी, तो आप लोगों ने मौका दे दिया। तो कहीं से जिसको टिकट नहीं मिल रहा है उसको कांग्रेस से टिकट मिल रहा है। सवाल थोड़ा तीखा है लेकिन जवाब देना बनता है। नहीं बहुत इसी पे फोकस करिएगा। सटीक सवाल। हाँ, सटीक सवाल का सटीक जवाब भी दीजिएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नंदगोपाल नंदी जी कांग्रेस ही छोड़ के भाजपा में गए थे जी, या भाजपा से कांग्रेस? मैं तो वर्तमान हालातों की बात कर रहा हूँ। सर जी हाँ सर, अब बात थोड़ा सुन लीजिए ना। आपने बहुत जायज सवाल किया है। 121 सांसद है जो कांग्रेस से गए हुए हैं, इनके पास नेता कहाँ है? ये उधार की पार्टी है सर, ये उधार की पार्टी है, उधार की आइडियोलॉजी है, उधार के नेता है। जिस दिन उधार कर देंगे इनके पास कुछ बचेगा ये सब जान रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए वो क्षेत्रीय दलों से भी समझौता कर लेते, वो भी सब देखा। लेकिन बात मैंने यही मेयर को लेकर के बात की, मेयर को लेकर के सर मेयर की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने यही बात कही कि मेयर की बात ये कर रहे हैं, इनके पास नेता नहीं है। आपने प्रभाशंकर जी की बात कही तो वही मैं बता रहा हूँ कि नंदी जी कांग्रेस से भाजपा में गए जी। अच्छा तो आप क्या नेता कांग्रेस का नेता के प्रोवाइडर बन गए, क्या मुहैया करा रही है दलों को क्या? सर सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है चलिए, अब कोई सवाल मैं नहीं, अब ओपी सिंह जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं जल्दी से। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट अच्छा सुनिए संदीप जी, नाराज मत होइए, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है भाई, कांग्रेस में आपको जानता हूँ। संदीप जी आप पता नहीं कांग्रेस में कितने वर्षों से है, 12 और 17 का जो नगर निगम का चुनाव हुआ, क्या आपके किसी प्रत्याशी की जमानत बची थी? अगर बची हो तो उसका नाम बता दीजिए। किसी प्रत्याशी की जमानत अगर बची हो 12 और 17 में नगर निगम में भाई, तो आप बता दीजिए, मैं जरा जानकारी कर लूं। मैं जवाब दे देता हूँ। रायबरेली का प्रत्याशी आपको शायद नहीं पता होगा कि रायबरेली का प्रत्याशी कांग्रेस का ही जीता था। सलवन का प्रत्याशी सेकंड नंबर पे था, गौरीगंज का प्रत्याशी सेकंड नंबर पे था। आप जमानत बचने की बात कर रहे हैं। और अभी एक ओपी जी एक बात आप बता दीजिए, थोड़ा सा मैं कठिन सवाल पूछ रहा हूँ। ये ब्रजेश पाठक जी कौन सी पार्टी से गए हैं? हमारे नेतवाई से राजनीति करके, कांग्रेस से निकल करके आज कांग्रेस के समझिए, कांग्रेस से छात्र राजनीति और राजनीति करके गए हुए व्यक्ति ब्रजेश पाठक जी, आप आ जाइए। जितिन प्रसाद जी सुनिए, मुद्दा फिर मैं घूम फिर के कहूंगा, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि कौन राजनीतिक दल का क्या कुछ विजन है प्रत्याशी का, बड़ी बात ये। लेकिन किस तरीके से प्रतिक्रियाएं हैं जरा सुनवाना चाहेंगे सबसे पहले जी। उपाध्यक्ष से लेकर के प्रदेश तक कार्य समिति में रही हूँ, मेन बॉडी में। और पार्टी तो हम लोगों की माँ है, माँ प्यार भी करती है, डांटती भी है, इसलिए पूरा विश्वास था पार्टी कभी न कभी नज़र डालेगी। देखिए हमारी प्रायोरिटी जो है वो यहाँ की बदहाली के खिलाफ है, यहाँ का विकास है। जिस तरह से हमने विधायक बनने के बाद पूरे सहारनपुर की हर गली का भ्रमण किया, देखा
तो हमें ये महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे पिछड़ा कोई जिला है विकास के मामले में तो वो सहारनपुर है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और निकाय चुनाव में लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल विकास होता है, तो ये उसी मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा। इस बार के हर बार भाजपा से होता है, भाजपा से ही होगा और किससे होगा। जहाँ तक लड़ाई का प्रश्न है, हमारा अधिवक्ता परिवार जो कि चाहे मीडिया कर्मी हो या पार्टियां हो जो जातिगत समीकरण से चुनाव लड़ती हैं, तो शायद जातिगत में हमसे बड़ा कोई नहीं है। हमारा 2 लाख का परिवार है, प्रयागराज अधिवक्ताओं का शहर है, तो जिसका परिवार ही 2 लाख का हो तो हमसे जब बड़ा जातिवादी कौन। तो ये कुछ टिप्पणी थी, कुछ प्रतिक्रियाएं थी प्रत्याशियों की जो मैंने अपने दर्शकों को सुनवाई। मैं इस पर किसी राजनीतिक दल की टिप्पणी नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा वरिष्ठ पत्रकार नावेद जी हैं। नावेद जी, खास करके अगर जब हम मेयर पद को लेकर के बात कर रहे हैं और राजधानी लखनऊ को लेकर के बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने भी अपना दमदार प्रत्याशी जो है वो खड़ा किया और बीजेपी ने भी। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। ऐसे में एक साहित्य की पृष्ठभूमि है और एक कह रहे हैं कि 35 साल से ज्यादा हमने पार्टी में काम किया है, लेकिन जनता के बीच किसका जनादेश है, आपको क्या लगता है, आपकी अपनी सेल्फ एनालिसिस? देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। आसान इसलिए है कि उसका जनाधार है, उसका वक्त चल रहा है और शहरों में उसका अपने अच्छा जनाधार हमेशा से रहा है। मुश्किल इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका यूपी में जब ये हाशिए पे थी, बिल्कुल हाशिए पे थी, तब भी वो महापौर की सारी सीटें लगभग सारी सीटें जीत लेती थी, जब इसका कोई मतलब बिल्कुल बहुत कमजोर थी। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा समय चल रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जहां एक बहुत अच्छा माहौल भाजपा का चल रहा है, तमाम कमियां होने के बाद। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार परफेक्ट है, सरकार में बहुत सारी कमियां हैं जिसका विपक्षी दल अभी उठाएंगे सवाल, हम भी सवाल समय समय पर उठाते हैं, लेकिन जनाधार है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जब अब से 15, 20, 25 साल पहले जब भाजपा की स्थिति बहुत खराब थी, तब वो नगर की सरकारों में नंबर 1 पे रहती थी, तो आज तो मान के चलिए कि बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे में वो सारी सीटों पर अगर काबिज हो जाती है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। लेकिन अगर 2 सीटें या 1 सीट भी महापौर में कम हो जाती है तो बहुत तगड़ा झटका होगा। ये इस चुनाव के लिए चुनौती है, भाजपा के लिए चुनौती है ये चुनाव। और आसान ये है कि भाई उनको जीतने आसान लग रहा होगा, कि उनको लग रहा होगा कि यहाँ पर हमारा शहरों में जनाधार है और हम जीतेंगे। लेकिन जो चुनाव का एक पूरा सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें यही नजर आ रहा है। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि भाजपा और सपा की लड़ाई है, इसमें कांग्रेस का रोल मुझे लग रहा है एक फ्रेंडली फाइट जो नहीं होती है, कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ में है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फैक्ट्स में आप सामने रखना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में जो प्रभारी रही हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी पिछले चुनाव में रही है, प्रियंका जी, चुनाव का बिगुल बज चुका है, पर्चे भरे जा रहे हैं, चुनाव होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में उनकी निष्क्रियता बताती है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो ये मान बैठा है कि यहाँ पर हमें ज्यादा तगड़ी लड़ाई और मेहनत करना बेकार है। एक तरह से समाजवादी पार्टी के साथ उनका फ्रेंडली फाइट है। इसी तरीके से बसपा का जो रोल है, जो पॉलिसी है, वो निकाय चुनाव में भी नजर आ रही है कि वो सचमुच बी टीम कहिए या ये कहिए कि फ्रेंडली फाइट, वो बीजेपी के साथ तो नहीं है खुल के, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हैं। जिस तरह से हर जगह उनका एक फार्मूला है, मुस्लिम कैंडिडेट उतार दो, सपा का नुकसान हो जाए, भाजपा का फायदा हो जाए। ये समीकरण कोई एनालिसिस करने की बात नहीं है या कोई विश्लेषण की बात नहीं है, आम इंसान जानता है कि किस तरह कहां पर वोट पड़ रहा है। तो ये बात मान के चल सकते हैं कि 2 ग्रुप चल रहे हैं। सपा के साथ में कहीं ना कहीं अंदरूनी खाने से कांग्रेस का समर्थन इस रूप में है कि कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर कोई अपनी एडवाइजरी तक जारी नहीं कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति, उनका माहौल कुछ नहीं। उन्होंने ये मान बैठा है कि उत्तर प्रदेश में हमें भी कुछ नहीं करना, समाजवादी पार्टी को। और इसी तरह बसपा कुछ नहीं कर रही है, वो खाली बस उसका एक प्रयोग यह है कि हम मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दें जिससे भाजपा को फायदा हो जाए। तो ये बिल्कुल बड़ी अच्छी आपने विश्लेषण किया राजनीतिक दलों का। मैं एक बार चंचल जी के पास आऊंगा। चंचल जी, सवाल ये कि जिस तरीके से हर राजनीतिक दल के जो तथ्य सामने आए हैं, क्या कुछ तैयारियों को लेकर के, महापौर को लेकर के अगर बात करें तो आप लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और एक खास रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड भी कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहा है। देखिए, निश्चित तौर से आलोक जी, देखिए, समाजवादी पार्टी जो है अपनी
जो आज के असल मुद्दे हैं, जो आज के जो हमारी नीड है, आम जनता की नीड है, उस चीज़ को लेकर के आम जनता बहुत परेशान है। अगर इनसे पूछा जाए कि आज कोई ऐसा परिवार महानगरों का जो शिक्षा से परेशान ना हो, अपने बच्चे की फीस से परेशान ना हो। अभी आपने देखा होगा कि माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि कोरोना के समय फीस वापस कर दी है, लेकिन वापस नहीं कराएगी और कभी कोई भी सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं जारी करेगी। और आज भी गार्जियन घूम रहे हैं, बेचारे उनको मिला नहीं। दूसरी बात है चिकित्सा को लेकर के, आपने देखा होगा कि कितनी बद से बदतर हालात से गुजर रहे हैं अस्पतालों की हालत। इसी लखनऊ के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता साहब बैठे हैं, 50 बेड नहीं बढ़ा पाए। ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी है, यहाँ पे अधिकतर यहाँ ट्रिपल इंजन है, लेकिन 50 बेड नहीं बढ़ा पाए। और ये लंबी लंबी बातें लोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि आज के समय में आप देखें, जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो इतनी महंगी है कि आम जनता, बहुत सारे लोग परेशान हैं, उससे परेशान लोग। जो चौथी चीज है, गैस की कीमत इतनी ज्यादा हाई है। कोई जो जिस परिवार की इनकम जो है 15,000 रुपए है, उसकी तकरीबन 20% कॉस्टिंग जो है, 20% इनकम जो है उसकी चली जाती है आपके रसोई गैस में। तो इस तरीके से अगर आप देखें, कोई भी काम, कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में काम कराने चले जाओ, बगैर पैसे काम नहीं होने वाला है। अभी मैं आपको इंदिरा नगर से आता हूं, आप बिलीव नहीं करोगे, सेक्टर 8 चौराहे पे पिछले 20 दिन से बीच में गड्ढा पड़ा है, पूरी रोड बह गई है, कोई भी देखने वाला नहीं है। और ये हमारा स्मार्ट शहर है। हम लोग सोचते हैं कि लखनऊ स्मार्ट शहर में रहते हैं, लेकिन पता नहीं स्मार्ट शहर का परिकल्पना जो इन लोगों ने की थी, उसका मानक क्या बनाया था, पता ही नहीं। और आपको याद होगा, ये इस महानगर की बात छोड़ दिया, वाराणसी में जो हमारे प्रधानमंत्री जी क्योटो का सपना दिखाए थे, आज वाराणसी के अंदर चले जाइए, इनसे अगर हम पूछ ले क्या काम करा है, उनको पता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जो है झूठ बोलने में माहिर हैं। इनके पास बस केवल एक है, डिवाइड एंड रूल। और रही बात बसपा की, अभी नावेद सर ने बहुत बेहतरीन बात कही। मैं तो ये कह सकता हूं कि आज के समय में बसपा की जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बांटते हैं। बसपा का कोई रोल ही नहीं है, वो बी टीम सब लोग जान गए हैं कि बसपा के जो प्रत्याशी डिक्लेयर किए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो सवाल यह है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को अगर हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी एवं गठबंधन, चलिए, और यही फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। लोग निश्चित तौर पर आप देखेंगे 17 जो है वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और गठबंधन इनको हराने। अब देखिए ओपी सिंह जी, अब आपके लिए आप दावा कर रहे हैं इधर 17 के 17 पूरे यानी कि पूरे जो पिछले साल का रिकॉर्ड था वो ध्वस्त करने की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या तैयारियां हैं आपकी, संगठन की मामला हो सकता है। लेकिन हम एक बार फिर आम जन को लेकर के बात करेंगे। ओपी सिंह जी, सवाल का जवाब दीजिएगा। चिकित्सा, शिक्षा, बिजली का बिल, गैस की बढ़ती कीमतें और किस तरीके से जो पैसों को लेते हैं, घूसखोरी किस तरीके से है, उसके बिना अभी भी कोई काम नहीं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप जल्दी से दे दीजिए। हाँ आलोक जी, सही है, सारे लोग का सवाल तो हमें देना देता है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा मौका दे गई है। हाँ आलोक जी, मौका दीजिएगा, हाँ, ताकि हम सभी सवालों का जवाब दे सकें। जी। पहले गैस से शुरू कर लीजिए। ओपी सिंह पहले गैस से शुरू करिए। 400 का 1200 में क्यों? और आपके घर आप सुनते रहिए, पूरा 1-1.5 मिनट हम आपको पूरा दे रहे हैं। हाँ ठीक है। अब हाँ, एक कहावत कही गई, बचनम किम दलिद्रम, बचन से आखिर दलिद्र क्यों बने। तो अगर हम 2014 की लोकसभा से लेकर के आज तक हम सपने देखते आ रहे हैं कि केंद्र में मेरी सरकार, प्रदेश में मेरा मंत्रिमंडल, ये बात हो रही है कि जनता नहीं इनको पसंद किया, क्योंकि इनकी 4 बार की सरकारों को जो ये बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उसको देख चुकी है। और उसका कंपेरिजन भी ये जो भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार है उससे जनता बखूबी कर चुकी है, तब अपने मतों का प्रयोग करती है। इन्होंने कहा चर्चा जब 400 का 1200 में, अरे सुनो भाई, क्या घर में डांट नहीं पड़ती क्या आपको? 1200 घर में आता। सुनो, हल्ला मचाना हमसे ज्यादा हल्ला नहीं, आप बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ। 1200 का गैस सिलेंडर आपके घर में जाता है तो शायद आंटी जी या भाभी हमारी डांटेगी क्या आपको? बोलने नहीं दूंगा, और आज के बाद आइंदा जब आप चैनल पर आएंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा अगर मेरी बात नहीं। अरे आप बोलने कहाँ देते हैं? एक-एक करके बात रखिए। चलिए जी ठीक है, आपसे गैस की बात कर रहा हूं, बोलने नहीं देंगे। ठीक है। चलिए ओपी सिंह जी को अपनी अपनी बात रखिए आप। चलिए ठीक है, वो सवाल पूछिए, सारे सवालों को आप क्लब करके भी कर सकते हैं। ठीक है, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, गैस कनेक्शन, चलिए इस पर ओपी सिंह जी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो मैंने ये कहा कि इन्होंने कहा कि हम जनता के बीच में असल मुद्दे को लेकर जाएंगे। इसका मतलब इसके पहले जितने चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन थी, वो मुद्दा लेकर के नहीं गई। ये जो मुद्दा इनके वो वही मुद्दा है जो आम आदमी की आवश्यकता की चीजें और होनी भी चाहिए। इनके क्या मुद्दे हैं, जनता का भी ये मुद्दा होना चाहिए कि साहब हमको सड़कें कम मिलेगी, आवास कम मिलेगी, बिजली कम मिलेगा, स्वास्थ्य कम मिलेगा,
शिक्षा कम मिलेगी, शुद्ध पेयजल कम मिलेगा। ये जनता की ये बात हो सकती है। गैस समाजवादी पार्टी ने आता है क्या? बहुत अच्छा किया। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए पूरे आप देश एक बात का जवाब दीजिए, गैस के बारे में अरे बताइए। सुनो यार, बोलो, मैं तुमको बोलने नहीं देंगे चमचम। नहीं आप अब आप भूल जाओ कि आप बोलोगे। आप गैस के बारे में बोल लीजिए। ओपी सिंह सर आप गैस के बारे में बोल लीजिए। आप गैस के बारे में बोल लीजिए। अडानी जी को अच्छा लगेगा, अडानी जी को अच्छा लग जाएगा, आप गैस के बारे में बोल लीजिए। मैं कह रहा हूँ ना कि आप सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। आप नहीं दे पा रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे हैं। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, गैस 400 का 1200 में आपके घर में आता है कि नहीं आता है, या 400 में आता है? मुझे बता दीजिए। राजनीति का अंत क्यों हो रहा है? अरे आप राजनीति के अंत के बारे में बात ना करिए, क्यों डूब रही है? आप राजनीति के अंत के बारे में बात करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके बड़े फटकार रहे हैं, आपसे मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, गैस के बारे में आपकी क्या बात, क्या राय है? क्या 400 का सिलेंडर 1200 में आपके घर में नहीं आता क्या? कब तक धार्मिक नगरों की जगह फिर वही बात, कहाँ घुमा रहे हैं आप? गए ठीक है, जवाब नहीं मिल रहा है इसलिए रुक जाइए, ठीक है, ठीक है, जवाब मैं अगले राउंड में लूंगा आकर के। लेकिन मैं एक बार ठीक है सर, ओपी सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। जरा मैं कांग्रेस के संदीप जी के पास एक बार, संदीप जी आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत देर से बता रही है। जब हम तैयारियों को लेकर के बात कर रहे हैं, जब हम मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं, संदीप जी को सुनेंगे। संदीप जी आपका शीर्ष नेतृत्व क्या है, प्रभारी कहाँ है, तैयारियां कहाँ दिख रही हैं, या थोड़ा सा पहले ही मान लिया है, बैकफुट पर हैं? बैकफुट पे नहीं है। हाँ। बिल्कुल हमारे जो राष्ट्रीय सचिव है, चाहे राजेश तिवारी जी हो, चाहे धीरज गुज्जर जी हो, लगातार वो काफी दिनों से बने हुए हैं, यहीं पर बने हुए हैं। आज भी राजेश तिवारी जी पर्चा दाखिला में प्रयागराज में थे, कल वो जो है बनारस में थे, और इसी तरह धीरज गुज्जर जी जहां उनकी अलग ड्यूटी लगी हुई है, अलग अलग हमारे यहाँ प्रभारी बनाए गए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय प्रभारी हो और चाहे जो है हमारे क्षेत्रीय प्रभारी हो और या क्षेत्र जो है प्रांतीय अध्यक्ष हो, सबको अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग जगह की ड्यूटी दी गई है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जहां हम लड़ रहे हैं चुनाव, बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और इसीलिए हम जो है चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं कि जहां मजबूती से चुनाव लड़ सके और भाजपा को टक्कर दे सके। एक बात और, अभी हमारे ओपी सिंह जी, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आप पत्रकारिता से आपको अनुभव नहीं होगा राजनीति का, मुझे पता है, आपको पत्रकारिता का अनुभव हो सकता है, पत्रकार से नेता बने। हम लोग छात्र राजनीति से करते हुए आज यहाँ तक पहुंचे। अभी आपने पूछा कि आप कब से हैं, मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि आप पत्रकार थे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाजपा उधार की पार्टी है, क्योंकि उसके पास अच्छे नेता नहीं है, ना अच्छे वक्ता है, ना उसके पास अच्छे डिफेंड करने वाले लोग, बोलने वाले भी लोग नहीं। तभी आप जैसे लोग आप कहाँ कांग्रेस पार्टी है? छात्र जीवन में कांग्रेस पार्टी थी। सर मुझे पता है, आपको अनुभव है, अर्णव गोस्वामी आपका खोजने से नहीं मिल रही है। मुझे पता है कि अर्णव गोस्वामी आपको ट्रेनिंग मिली है, ट्रेनिंग देते हैं आपकी पार्टी। सुन तो लीजिए, अरे छात्र जीवन में मानता हूँ कांग्रेस पार्टी रही होगी। देखिए भाषा शब्दों की मर्यादा रखिए, पर्सनल कमेंट ना करें किसी पर भी, ना कोई ऐसा नाम ले। ठीक है, विधानसभा में खड़े हो, लोकसभा में खड़े हो, नगर निकाय में खड़े हो, न किसी आलोक जी देखिए, ये अभी तक चंचल भाई को ये कह रहे हैं कि बोलने नहीं देंगे, अब आप वही काम कर रहे हैं सर। आप वरिष्ठ में सम्मान कर रहे हैं, मेरी बात तो आ जाने दीजिए, आप खुद बोलिएगा। मैं आपको अभी पूछना भाग जाएंगे, मैं जवाब दूंगा। आपने गैस पे बता पाएंगे 13 किलो की मिट्टी मैडम आई थी, 13 किलो में चीनी दिला रही थी, आज तक नहीं पता चला। आपने 2 सिलेंडर देने के लिए कहा था, होली और दीपावली में आज तक पता नहीं है उसका। आपने स्मार्ट सिटी की बात कही थी, कूड़े का ढेर लगा हुआ स्मार्ट सिटी। चलिए मुद्दा ये होना चाहिए, हमारा शहर स्मार्ट हो, हमारा शहर हो, वातावरण वहां का अनुकूल हो, सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए। फिर मैं कहूंगा, मैं राजनीतिक दलों को लेकर के अपनी ये सब टिप्पणियां हो सकती है कि कौन किसके दल में है, क्या तैयारियां हैं। एक बार मैं रजनीकांत जी आपके पास आ रहा हूं। रजनीकांत जी, आप भी देख रहे होंगे किस तरीके से क्या मुद्दों को लेकर के चीजें सामने आ रही हैं, कौन से दल की क्या कुछ तैयारियां हैं। आपको क्या लगता है, चर्चा खाली फोकस इस पर होना चाहिए कि बिजली, पानी, खड़ंजा, अभी आम लोगों की अगर मैं बात करूं, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि पता चला अगर मकान बनवा रहे हैं तो छज्जा कितना बाहर निकलेगा, पता चला काम करवा लेते हैं, बाद में एलडीए वाले आकर के आके छज्जा तुड़वाते हैं। जानकारियां इस पर होनी चाहिए, कहीं ना कहीं फोकस, मानते हैं? देखिए ये सारी चीजें जो है जी, ये एक मिनी भ्रष्टाचार के श्रेणी में आता है कि छज्जा कितना निकलना चाहिए तो कितना निकल गया, ये कैसे बन गया, कौन लोग जाके बनवाए, इसका तो एक प्रारूप है ना, एक कितनी कंपाउंडिंग छोड़नी है, कितनी क्या करना, रोड से कितना क्या छोड़ना है। देखिए हम लोग इस चुनाव में भाजपा के जितनी झूठे वादे हैं
उसको लेके चुनाव में जा रहे हैं। हम इनकी बातों का पोल खोलेंगे। ये अभी 1000 गैस के सिलेंडर पे बात नहीं किया। अच्छा, हम तो लोग कौन इनको कौन से बताएंगे। मामलों को लेकर के पोल खोलेंगे, जरा हमें बताइए। हाँ, ठीक है। देखिए, इसमें कौन सी ऐसी चीज, शिक्षा, हाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जाम, स्वास्थ्य, ट्रैफिक, आप बताइए सड़क, किस चीज पर नोट करते रहे। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसपे हर चीज पे काम हो गया। अभी जब चुनाव आया है तो अभी अब देखिए कुछ नालियां खोदी जा रही हैं। जब आचार संहिता लग गई है तो कुछ जगहों पे अभी मैं देख रहा हूँ कि रास्ते जाम हो रहे हैं, वहाँ नालियां खोदी जा रही हैं, कहीं जा रहे हैं। ये क्या है जी, ये क्या है? चलिए, तो हम इन सब चीजों को लेके जाएंगे और निश्चित ही अब जो ऐसे कह रहे हैं कि कैसे आप चुनाव हार गए, कैसे आपको जनता ने, अब धीरे धीरे जनता सब जान चुकी है। ठीक है, समय था, आपका समय आया, आपने जनता को कैसे कैसे करके क्या कर लिया ये आप भी जानते हो और हम लोग भी जानते हैं। ये टीवी चैनल पे बोलने की बात नहीं है, लेकिन अब जनता जान गई। हम उस चीजों को जनता, चलिए, जनता नहीं जान गई तो आज आपने जनवा दिया। रजनीकांत जी, जरा चंचल जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, फिर मैं नवेद जी के पास आऊंगा, इस सवाल का जवाब लूंगा। ओपी सर, आ रहा हूं। ओपी सर, जरा चंचल जी को सुनेंगे। ओपी जी, मैं आपके पास आऊंगा, रुक जाइए। मेरा चंचल जी को अपनी बात बोलिएगा, मेरे क्योंकि बोलने आप चंचल जी ये नहीं कह सकते। मैं जब डिबेट कंडक्ट कराता हूँ मैं सबको मौका देता हूँ। जी ठीक है, चंचल जी आप अपनी बात रखिए पहले। हाँ ओपी सर, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मुझे आप बता दीजिएगा। मैं लखनऊ में बैठा हूँ और अभी वाराणसी भी होके आया हूँ। स्मार्ट शहर में आपने क्या क्या काम कराए हैं? स्मार्ट शहर का क्या पैमाना बनाया था आपने, क्या क्या काम किया है? और हमारे प्रधानमंत्री जी 60 साल बनाम जो है 60 महीने मांग रहे थे, अब तो 110 महीने हो गए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये मैं कह रहा था कि अभी नगर निगम में मकान को आपने बात जिक्र करा और आपको बताएं कि न जाने कितनी बड़ी लूट है, चाहे लिए है चाहे नगर निगम है। आप मकान बनाना शुरू करिए, अभी कौन का अधिकारी आपका पैसा लेने जाया जाएगा। दूसरी बात ये है कि अभी आपको बिजली का कनेक्शन लेने जाना है, वहां बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और अभी आपको पानी कनेक्शन जाना, वहां बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। वो एक एक पग पग पे भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी में आज ठीक है, ओपी जी एक पग पढ़ाएंगे, आ रहा हूँ, रुक जाइए। लेकिन मैं एक सवाल सिंपल सा, सुनिए ओपी जी, बस आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए बस, नहीं तो फिर चक्कर में सारे सवाल जवाब रह जाते हैं। ठीक है, 10 सेकंड सुन लीजिए, एकदम सिंपल सी, मैं बोलूंगा नहीं बीच में, लेकिन मुझे गैस के बारे में आप बताना कि आप घर में क्या डांटनी पड़ती है जब 1200 सिलेंडर खरीदते हो आप, तो इसका जरूर आप जवाब दीजिएगा। एक फाइनल कमेंट के तौर पर मैं ओपी सिंह जी मैं चाहूंगा, भले मैं अगर भ्रष्टाचार ना कहूं, लेकिन तो भी जो सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, जैसा कि बताया उन्होंने, तो वाकई में कहीं ना कहीं इस पर वाकई में मंथन करने की जरूरत है। और एक बड़ा मुद्दा है, आपकी एक बार टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि ये मुद्दे हैं, ये रजनीकांत जी ने भी उठाए। इस बार पूरा मौका मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से जी। हाँ, 1 मिनट पूरा आपका जी। पहली चीज तो मैं इनसे ये कहूंगा कि ये राजनीतिक चश्मा चंचल जी हटा करके कब्रिस्तान बनाम काशी कॉरिडोर को देख ले, मैनपुरी बनाम जो है वाराणसी को देख ले, अब कब्रिस्तान ये जो है कन्नौज बनाम अयोध्या संसार, ये जो है वो बदायूं मथुरा वृंदावन। जवाब दीजिए, जवाब ओपी सिंह सर जवाब दीजिए, और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप अलग हैं, मैं ये मानता हूँ, पर्यटन एक अच्छे इंसान भी है आप, मुझे जवाब दीजिए। जवाब, इसमें करोड़ों लोगों को आज इस पर्यटन के कारण उनको आज आपने कौन सा पर्यटन बढ़ाया लखनऊ के अंदर? हम लोगों ने एशिया का सबसे बड़ा जलस्थल मिश्रा पार्क बनाया, आप कोई छोटा पार्क बता दो मुझे। मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट, कुंभ, सब झूठ वाली कहानी आपकी है, सब झूठी कहानी है। इसी गोमती नदी को गोमती रिवर बनाया हम लोगों ने, और आपने उसको बंद कर दिया, आपने उसको बंद कर दिया। नहीं तो जिस प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा था, जिस स्पीड में काम चल रहा था, आज 26 किलोमीटर का कॉरिडोर होता। और इनके पार्टी के गरीब चुपके चुपके चोरी ये भी। गैस वाला जवाब सर, गैस वाला जवाब आज आपको जवाब देना पड़ेगा। गैस वाला जवाब ओपी सर, आपके घर में गैस सिलेंडर कितने का आता है? जो गरीब ओपी सर, आपके घर में गैस सिलेंडर कितने का आता है? जवाब दीजिए। इनके पार्टी ओपी सिंह जी, गैस बाइंडर करना है में जल्दी से, स्वास्थ्य बीमा से उनको भी लाभ मिलता है, ये है जवाब। अरे गैस के बारे में पूछ रहा हूँ, गैस के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। प्रदेश और केंद्र सरकार की ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, आप क्या लंबी फेरी से हमारे प्रधानमंत्री अपने आप पाइपलाइन लगवा ली हो, पाइप गैस हो, इसलिए सिलेंडर का दाम ना दे पा रहे हो। ठीक है, चलिए मैं एक बार आज की डिबेट का फाइनल कमेंट एक वरिष्ठ पत्रकार नावेद जी से। नावेद जी, बिजली, पानी, सड़क, गैस, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठाएगा, लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वाकई में कहीं ना कहीं आम जनता भी जब 4 तारीख को जब वोट करेगी, जब पहले चरण का होगा, तो ये मुद्दे ध्यान में रहेंगे कहीं ना कहीं। ये राजनीतिक दलों को ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात।
शहर की सरकार इनके पास में दशकों से है, ये बात सब जानते हैं। 9 साल से केंद्र की सरकार है, 6 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार है। कई कमियां हैं, ये मानना पड़ेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, नाली, खड़ंजा, बिजली, ट्रैफिक, इनके साथ में कुछ ऐसी समस्याएं जो इस चुनाव से संबंधित नहीं। जैसे गैस की बात हुई, ये बड़ी समस्या है। ये बात इस वक्त बच्चों के स्कूल की फीस बहुत महंगी हो गई है और बुक सेट जो आ रहा है वो 10,000 से कम नहीं आ रहा है। जो 15,000 रुपए कमा रहा होगा वो कैसे लाएगा? उसके बच्चे बिना पढ़ाई के। समस्याओं का अंबार है। लेकिन चक्कर क्या है, हमारे देश के वोटर्स जो हैं वो प्यार करते हैं जब किसी पार्टी से, तो वो प्यार करते रहते हैं, फिर दिल में वो ऐसा ले लेते हैं कि दिमाग से नहीं सोचते हैं। एक लंबा दौर 40-50 साल का रहा जिसमें इंदिरा गांधी, कांग्रेस, राजीव गांधी इतना प्यार किया कि 40-50 साल तक किसी की तरफ देखा ही नहीं। आज भाजपा की तरफ एक बड़ा तबका ऐसा है जो भाजपा से इतना प्यार करता है कि तकलीफें सह के भी उसको वोट देता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है टिक को ठोक दिया गया, तलाक हो गई, वो तलाक बिल पास हो गया। बिल्कुल, इसीलिए उम्मीदें भी कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ गई है सत्ताधारी दल से। लेकिन आप सब मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन ओपी सिंह जी, आज एक सवाल का जवाब नहीं मिला, वो गैस का। इसलिए अब आपको ना कभी चंचल जी जब आएंगे तो उसी गैस में आपको चाय जरूर पिलानी पड़ेगी। ये आप आज आप वादा करके जाइए, आप मुस्कुरा करके आप सवाल का जवाब दीजिए। चलिए, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी सिंह जी आपका भी, शैलेंद्र जी आपका भी, चंचल जी आपका, रजनीकांत जी आपका भी, और नावेद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर निकाय चुनाव में जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के अब जनता भी 4 तारीख को जाएगी, क्योंकि उसके जहन में भी कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब मिलना बाकी है। विचार हम सबको करना है। नमस्कार।